आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं, आप देख रहे हैं स्लाइड में, एनिमल सेल एंड ब्लड पिक्चर। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कोर्स में कहीं ना कहीं से, एफएसटी के कोर्स में, या जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं, या जो बच्चे एनवायरमेंटल साइंस में काम कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो एनिमल सेल के बारे में जानना ज़रूरी होता है। ये कॉमन टॉपिक है। ये सेल के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है, और ब्लड के बारे में, कि हम लोग के एफएसटी में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इन पे बेस्ड हैं, इन पे आधारित है। आगे जो हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि एनिमल सेल का रेफरेंस बार बार आएगा। क्यों? अभी हमें पढ़ना है हेल्थ एंड डिजीजेस, बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो जब इन सारी चीज़ों के बारे में जानना होता है तो हमें ब्लड का एक कंसेप्ट आना चाहिए कि ब्लड क्या है, ब्लड की क्या उपयोगिता है, ये हमारे शरीर में कहाँ और कैसे बनता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है। इसके अलावा एनिमल सेल तो बहुत ही बेसिक है। सेल्स जो होती हैं कई तरीके की होती हैं। अब एनिमल सेल डिफरेंट होती है प्लांट सेल से। सेल क्या है आपको मालूम है? कोशिका। कोशिका के बारे में जानेंगे। एनिमल सेल और प्लांट सेल में भी डिफरेंस होता है। एनिमल सेल में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एनिमल माने जीव कोशिका में और पौधे की कोशिका में थोड़ा सा अंतर होता है। तो वो अंतर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पर आपके कोर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर एनिमल सेल से रिलेटेड हैं। हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम कोशिका की बात करते हैं, तो उसके कंसेप्ट को यहाँ आज हम लोग क्लियर करेंगे। ब्लड पिक्चर के बारे में भी जानेंगे और इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए सेल के बारे में क्या लिखा है। अ सेल एज अ हिस्ट्री, इट्स स्ट्रक्चर इज इनहेरिटेड, इट ग्रोज, divides, and as in the embryo of higher animals. The products of divisions differentiate on the complex lines. Living cells, moreover, transmit all that is involved in their complex heredity. ये फेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने कहा था। और इसमें आप देख रहे हैं कि सेल के बारे में इन्होंने पूरी बात कह दी है कि सेल है क्या। जो भी हमारा आज एडवांसमेंट देख रहे हैं, ह्यूमन ह्यूमन जो ब्रीड है उसमें हम लोग आज जो मानव हैं, हम होमोसेपियंस हैं। होमोसेपियंस हमारा जोलॉजिकल नाम है, वैसे हम मानव हैं, मनुष्य हैं। अब उसमें जेंडर की बात करें तो वो आगे की बात है, पर हम मानव हैं। हम कैसे इवॉल्व हुए, हमारा ओरिजिन कैसे हुआ। आप सभी को मालूम है हम लोग का शरीर बहुकोशिकीय है, मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है। और जो पहली सेल थी, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो 9th 10th में 8th में, प्रोटोजुआ, अमीबा के बारे में। अमीबा क्या है? प्रोटोजुआ है, सबसे पहला जीव। और उसी के पैरेलल जो दूसरी लाइन आई थी, उसी के समानांतर जो बने थे वो थे जीवाणु या बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया और अमीबा था, प्रोटोजुअन्स थे, वो थे यूनिसेलुलर, एक कोशीय। सिर्फ एक कोशिका होती थी जो सारे के सारे काम करती थी। लिविंग सेल्स में, लिविंग बॉडी में जितने काम होते हैं वो सारे काम एक अकेली कोशिका करती थी। और वही सारी कोशिकाएं जब इकट्ठी होती चली गई तो मानव आज हम बनते हैं। और ये तो डिवीजन तो कई लाइंस में हुआ है, आप देख रहे हैं डिफरेंशिएशन बहुत सारी लाइंस में हुआ है। कुछ जानवर बने, कुछ पौधे बने। कुछ लोग कहते हैं कि जानवर पहले बने थे, कुछ लोग कहते हैं पौधे पहले बने थे। तो ये तो कंट्रोवर्शियल है, ये तो विषय बाद में डिस्कस करने का है। पर ये जानना जरूरी है कि हम लोग कैसे बने हैं, कोशिकाओं के समूह से। अब कोशिका क्या है वो आगे देखते हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, जीव कोशिका की बात करें, तो ये देखिए स्ट्रक्चर है इसका, बच्चे जानते होंगे, पढ़ा होगा।
तो ज़्यादातर ये जो एनिमल सेल होती है आप देख रहे हैं सर्कुलर होती है। अगर प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल आपको आज हम नहीं बता रहे हैं, प्लांट सेल की बात करें तो वो काफ़ी कुछ रेक्टेंगुलर होती है, चौकोर होती है, जबकि एनिमल सेल जो होती है गोल होती है। इसमें आप क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं सेंट्रल में, जिसे हिंदी में केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस। बीच में जो राउंड कलर का है, एग जैसा दिख रहा है, ये क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आप बीच में न्यूक्लियोलस देख रहे हैं, किनारे किनारे आप वाइट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसके बाद उसकी कवरिंग है जिसे कह रहे हैं न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप कवरिंग है उसकी, क्योंकि वो पूरी सेल से न्यूक्लियस को अलग करता है। और जो न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है डीएनए। डीएनए कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम्स में होते हैं। क्रोमोसोम्स को हिंदी में गुण सूत्र कहा जाता है, जिनके अंदर जिनके अंदर मानव के, मनुष्य के या किसी भी जीव के सारे गुण रहते हैं, उन्हें कहते हैं गुण सूत्र या क्रोमोसोम्स। तो ये पाया जाता है केंद्रक में या नाभिक में या न्यूक्लियस में। उसके बाद आप चारों तरफ देख रहे हैं क्या है? चारों तरफ साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में लिखा भी हुआ देखिए, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, जिसमें देखिए आप इंपॉर्टेंट देख रहे हैं राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, ये सारी चीजें पाई जा रही हैं। अब इसमें जितनी चीजें आप देख रहे हैं सबका अपना एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, सब कोशिकाएं इंडिपेंडेंट है। जैसे राइबोसोम्स का क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का काम है, प्रोटीन संश्लेषण करता है या बनाता है। प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? आपको बताया था कि सारे शरीर में मैक्सिमम प्रोटीन होती है। तो यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हमने दाल चावल खाया, दाल हजम हुआ और उसके बाद हमें प्रोटीन मिल गई। पर प्रोटीन हमें अगर देखें तो माइक्रोस्कोपिक स्तर पे, सूक्ष्म स्तर पे राइबोसोम बनाता है हमारे शरीर में। फिर लाइसोसोम्स जो होते हैं, ये एक ब्लैंक खाली जगह होती है, राउंड बॉल से होते हैं। इनके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, जैसे जो भी पॉइजनस सब्सटेंसेस होता है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होता है, जो उत्सर्जन के लिए बना हुआ मटेरियल होता है। जैसे कोई भी प्रोसेस होती है तो उसमें पूरा का पूरा पाचन में खाना जो हम खाते हैं पूरा का पूरा तो शरीर में अब्जॉर्ब नहीं होता है, कुछ उत्सर्जन में जाता है, एक्सक्रीट होता है। तो जो एक्सक्रीशन होता है उसको कौन अब्जॉर्ब करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं और वो उस जहरीले पदार्थ को, उस एक्सक्रीटा को, उस उत्सर्जन को समाप्त करते हैं। क्योंकि शरीर में अगर सेल के अंदर वो इकट्ठा होता जाएगा तो वो पॉइजनस होता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके साथ देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक तो ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं। किसको स्पेस देते हैं, किसको वॉल्यूम देते हैं? राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स देखिए चारों तरफ से राइबोसोम पर्पल कलर के लगे हुए हैं छोटे छोटे। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो ये एक्चुअली में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, जगह बनाता है, स्थान बनाता है। फिर सेल मेम्ब्रेन तो वही है, कवरिंग। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है। वैसे तो हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है? हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेज रहे हैं। कौन कर रहा है? लंग्स कर रहे हैं। पर अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक स्तर में देखेंगे तो हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और हमें एनर्जी देती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसी के अंदर एटीपी बनते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? एनर्जी मॉलिक्यूल है।
इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद आप देख रहे हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस हैं, ये भी आप कुछ सेक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनमें भी बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं और वो एंजाइम जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के अंदर होती है उनको वो एंजाइम प्रोवाइड करते हैं, कैटालिस्ट का काम करते हैं, किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। फिर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म तो कॉमन है, सारी चीज़ों को राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सारा कुछ मिल करके साइटोप्लाज्म बनता है। साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस अगर हम एक साथ मिला दें तो उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो लिविंग से उसका रिलेशन है। तो अगर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, ये टर्म आता है तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं साइटोप्लाज्म क्या है और प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटो में न्यूक्लियस इंक्लूडेड है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस एक्सक्लूडेड है, अलग हटाया हुआ है। अब आप इधर देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर विजिबल ओनली अंडर माइक्रोस्कोप और इनका डायमेंशन होता है 1 से 100 माइक्रोमीटर्स। कितने छोटे होते हैं कि इनको हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये अंडर माइक्रोस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप से हम सेल को नहीं देख पाते हैं। हमारी बॉडी में इतनी सारी सेल्स हैं पर हम कहाँ आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं रॉबर्ट हुक ने 1665 में 5 में इसको एक बायोलॉजिकल यूनिट करार किया था, बायोलॉजिकल यूनिट करार किया था। और ये सेल जो होती है इनहेबिटेड बाय, ये जो क्रिश्चियन मॉन्क थे, इन्होंने मोनेस्ट्री में, ये थे एक मोनेस्ट्री में रहते थे और उन्होंने इसका इनहेबिटेड किया इस नाम को। ये तो हिस्ट्री थी थोड़ी सी। अब आप देख रहे हैं जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल्स दो तरीके की होती हैं। एनिमल सेल या तो यूकैरियोटिक होती है या प्रोकैरियोटिक होती है, दो तरह की सेल्स होती हैं। अब यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आप दो सेल्स देख रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स होता प्रिमिटिव, जो सबसे पहले बनी थी। ये सेल जो है आपको दिखाई दे रही है, ये है प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें क्या होता है, अब दोनों सेल्स में डिफरेंस क्या है, ये है यूकैरियोटिक, ये एडवांस्ड है। हमारे शरीर में या मानव शरीर में या एडवांस प्लांट्स में कौन सी पाई जाती है, यूकैरियोटिक। एनिमल्स में कौन सी पाई जाती है, यूकैरियोटिक। ज़्यादातर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो प्रिमिटिव इंडिविजुअल्स में, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं, जैसे बैक्टीरिया और अमीबा। इसी तरह के जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। देखिए यहाँ पे मेन डिफरेंस दोनों में क्या है कि इसमें न्यूक्लियर बॉल नहीं होती है, न्यूक्लियस क्लियर नहीं होता है, जबकि इसमें न्यूक्लियस क्लियर होता है, न्यूक्लियर वॉल होती है, बाहर से एक एनवलप होता है, जबकि यहाँ नहीं है। अब दूसरा अगर इम्पोर्टेंट इनका फंक्शन देखें तो यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इसमें हेलिकल हेलिकल स्पाइरल डीएनए पाए जाते हैं, जबकि आप इसमें देख रहे हैं तो इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, जीवाणु की बात करें, तो यहाँ पे सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और यहाँ पे हेलिकल, मतलब जैसे आपने रस्सी को देखा है ना, रस्सी में ऐसे कॉइलिंग होती है तो डबल हेलिकल होता है, इस तरह का डीएनए पाया जाता है। मेन डिफरेंस ये दो डिफरेंसेस इनमें हैं। और दोनों में ही न्यूक्लियस का वर्क क्या होता है, करेक्टर्स को इनहेरिट करना। जो मैटरनल या पैटर्नल कैरेक्टर्स हैं वो उनके ऑफ स्प्रिंग्स में आते हैं, उनके बच्चों में आते हैं न्यूक्लियस के थ्रू। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस है। अब यहाँ देख रहे हैं आपको और क्लियर डिफरेंस दिखाया गया है। अ प्रोकैरियोटिक सेल इज अ primitive type of cell that is characterized by the
एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस की एब्सेंस होती है। यहाँ पे आपने क्या देखा था? न्यूक्लियोइड, NUCLEOID। न्यूक्लियस नहीं है, पर जस्ट लाइक न्यूक्लियस, नॉट ट्रू न्यूक्लियस, फॉल्स न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियोइड आपने देखा। अब यहाँ पे आप न्यूक्लियस देखते हैं, यहाँ पे आप न्यूक्लियोइड देख रहे हैं। तो पहली चीज तो है आपका ये डिफरेंस है। और दूसरा क्या है? फर्दरमोर प्रोकैरियोटिक डू नॉट possess membrane bound cellular organisms। जितने भी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रिमिटिव एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, उनमें जो भी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं साइटोप्लाज्म में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज हैं, लाइसोसोम है, राइबोसोम्स हैं, इनमें कोई कवरिंग नहीं होती है, बाहर से कोई बाउंडिंग नहीं होती है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स आर that possess a true nucleus along with membrane bound organelle। एक तो इसमें न्यूक्लियस ट्रू पाया जाता है, क्लियर कट होता है, उसकी कवरिंग होती है, और इसमें जितने भी इनकी चीजें पाई जाती हैं ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब कवर्ड होते हैं, खुले हुए नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं। कवरिंग का मतलब सबका अपना कंपार्टमेंट अलग होता है, मिक्स नहीं होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक में सब आपस में मिक्स होते हैं, मिश्रित होते हैं, मिले जुले। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो समटाइम्स यूनिसेलुलर, पर ज्यादातर वो मल्टी सेलुलर होती हैं। देखिए, यूकैरियोटिक कैन आइदर बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर तो आप जानते हैं, एक कोशिकीय है। मल्टी सेलुलर का मतलब है बहु कोशिकीय। जैसे हमारा शरीर, किसी भी एनिमल का आप ले लीजिए तो हमारा शरीर। एक और प्यारा सा ये पिक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या चीजें कॉमन है और क्या चीजें डिफरेंट है। वो दो सर्कल से आपको दिखाई गई हैं। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड पाया जाता है और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये देखें, न्यूक्लियोइड एंड सर्कुलर डीएनए। जबकि यहाँ पे क्लियर न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस, और लीनियर डीएनए पाया जाता है। वही जो हमने आपको हेलिकल बताया था, हेलिकल को लीनियर डीएनए कहते हैं। और इनमें कॉमन क्या होता है? सेल कॉमन है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नेसेसिटी होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। अब सेल की डेफिनेशन अगर आप देख रहे हैं तो सेल बॉडी की, शरीर की, प्लांट की, किसी भी चीज की सबसे छोटी यूनिट होती है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। अगर एक सेल अकेली होती है तो वो अपने अंदर सारे काम करती है, उसमें रेस्पिरेशन भी होता है, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, उसमें डाइजेशन भी होता है, उसमें एक्सक्रीशन भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है। तो ये सारी चीजें हम अगर इतने बड़े इंडिविजुअल में, ह्यूमंस में देख रहे हैं, वही सारी चीजें एक सिंगल सेल में पाया जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चीजें हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे। एक सेल इंडिपेंडेंट है, अपने सारे काम स्वयं कर रही है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अब आप इसके कुछ उदाहरण भी देख रहे हैं। सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और यीस्ट। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं। बैक्टीरिया ज़्यादातर पैथोजेनिक होते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। कुछ बैक्टीरिया बहुत अच्छे होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि दो चीजें, दो कंपोनेंट, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो कुछ बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं मिट्टी के अंदर, वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं यूरिया अमोनिया में, और यूरिया अमोनिया वगैरह प्लांट एब्जॉर्ब करता है।
प्लांट में प्रोटीन बनती है, प्रोटीन को हम खाते हैं क्योंकि हम क्या है, हेट्रोट्रॉपिक हैं, हम डिपेंडेंट है प्लांट के ऊपर। प्लांट हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, प्लांट तो अपना खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस करके। तो बैक्टीरिया और ईस्ट, आपने ईस्ट तो बहुत सुना होगा क्योंकि बेकिंग वगैरह में जो ब्रेड बनाई जाती है उसमें ईस्ट डाला जाता है। ईस्ट एक तरह का फंजाइड है, फंगस है, फफूंद है। तो ये क्या है, यूनिसेलुलर है। जबकि आप मैमेलियन की बात करें, यहाँ मैमल्स लिखा हुआ, मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, जिसमें आपके चूहे और खरगोश, कंगारू, ये हम लोग सभी लोग आते हैं, तो हम लोगों को कहते हैं मैमल्स। तो हम लोग तो हाईली एडवांस्ड है, मैमल्स आर हाईली एडवांस्ड। उनके पहले स्नेक्स बने थे, उनके पहले बर्ड्स बनी थी, चिड़िया बनी थी, उससे पहले वो बना था, चिड़िया से पहले फ्रॉग बने थे, फ्रॉग, मेढक, और मेढक से भी पहले मछलियां बनी थी। जब एवोल्यूशन हुआ है वर्टिब्रेट का, अब इसमें भी आप देखेंगे, अभी तो हम खाली कोशिका की बात कर रहे हैं, पर जब हम देखेंगे ओरिजिन और एवोल्यूशन हुआ है मानव का, तो कैसे हुआ है, एक तरफ वर्टिब्रेट्स थे, एक तरफ इनवर्टिब्रेट्स थे, एक तरफ स्पाइनल कॉर्ड वाले थे, एक तरफ विदाउट स्पाइनल कॉर्ड के थे। जो स्पाइनल वाले थे उसमें फिशेस बने, फिर फ्रॉग बने, फिर बर्ड्स बनी, स्नेक्स बने, एंड मैमल्स बने। मैमल्स में हम सब आते हैं, स्तनधारी या जो बच्चे को पैदा करते हैं उनको कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद, अब जब हमने बात की सेल्स की, तो सेल्स का आपको बताया कि हमारा शरीर में सेल्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, ईंटा है। जैसे एक ईंट को लगा के, एक के ऊपर एक लगा करके हम पूरी बिल्डिंग बनाते हैं, वैसे सेल्स को, एक कॉम्बिनेशन को, सेल्स के जोड़ से हमारा शरीर बनता है। तो सेल, जब एक सेल, दो सेल जुड़ते हैं, तीन सेल जुड़ते हैं, तो उस, मान लीजिए तीन सेल्स जुड़े और वो तीनों सेल एक सा फंक्शन कर रहे हैं, एक सा काम कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, कहते हैं टिश्यूज। हिंदी में कहते हैं ऊतक, ऊतक या टिश्यूज कहते हैं। जब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बढ़ता है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, और उनके ऑलमोस्ट शेप्स भी एक से होते हैं, आकार एक से होते हैं, एक ग्रुप में होते हैं, सबके आकार एक से होते हैं और सबके फंक्शन एक से होते हैं, सबका कार्य एक सा होता है, तब हम उसे कहते हैं टिश्यूज। टिश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि टिश्यूज के बाद क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद सिस्टम बना, टिश्यूज के बाद आपने देखा ऑर्गन्स बने, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से पूरी बॉडी हमारी ऑर्गेनाइज होती है। तो कितना मतलब माइक्रोस्कोपिक वर्क है, कितना मतलब जिसने बनाया है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किया है, बॉडी बनी है जिस तरह से, कितना बड़ा वो आर्किटेक्ट होगा, कितना बड़ा वो क्या होगा, बताइए। बिल्डिंग को कौन बनाता है, कितना बड़ा इंजीनियर होगा जिसने हम लोग को बनाया। तो अब टिश्यूज जो हैं वो जब एक साथ इकट्ठे होते हैं, अब हमारी बॉडी में बहुत तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। जैसे स्किन है, त्वचा है हमारी, सबसे बाहरी परत पे जो पाई जाती है। यहाँ देखिए टिश्यूज के टाइप लिखे हैं, कितने तरह के बेसिक टिश्यूज जो होते हैं वो आप देख रहे हैं, चार तरीके के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, मसल टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। बेसिकली चार तरीके के मुख्य ऊतक होते हैं। एपिथेलियल जो होते हैं वो हमारी स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर, त्वचा जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है जो पूरी बॉडी को कवर करती है, उसको कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। फिर कनेक्टिव जो होते हैं वो जोड़ों पे होते हैं, जहाँ पे बोन्स जुड़ी होती हैं, जहाँ पे किसी तरह की ज्वाइनिंग होती है, वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, जैसे रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी ज्वाइनिंग्स हैं, तो वहाँ पे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। फिर उसके बाद मसल टिश्यू, मांसपेशियां जो हमारी होती है उन्हें कहते हैं मसल्स टिश्यू। मूवमेंट में हमें मदद करती है, मसल्स भी मूवमेंट में हमें मदद करता है, कनेक्टिव टिश्यू भी हमारे मूवमेंट में मदद करते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज हमारी बॉडी को कवर करते हैं, और नर्वस टिश्यू जो हैं ये नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। नर्वस सिस्टम की बात हम लोगों ने इससे पहले करी थी
नर्वस सिस्टम क्या है कि हमारी बॉडी में ब्रेन से बहुत सारी छोटी छोटी नर्व्स निकली हुई हैं, पूरा नेटवर्क है बॉडी के अंदर। तो अगर हमारे पैर में कोई तकलीफ होती है तो हमारे दिमाग को मालूम पड़ जाती है, किसके थ्रू? नर्वस टिश्यूज के थ्रू। क्योंकि नर्वस टिश्यूज के अंदर मूव करते रहते हैं हर समय आयंस, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, उनका मूवमेंट होता है। उनके मूवमेंट से हमारे दिमाग को मालूम पड़ता है कि हमें चोट लगी या हमें कुछ फीलिंग आती है हमारे अंदर। तो उसके लिए नर्वस टिश्यूज बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब टिश्यूज के बाद देखिए ऑर्गन बना है। सेल से बात शुरू करी थी और अल्टीमेटली हम लोग आ गए ऑर्गन में। टिश्यूज के एकोमलेशन से ऑर्गन्स बनते हैं। अब जैसे हमारी बॉडी के अंदर आप देख रहे हैं ये पूरे पूरे सिस्टम बन गए हैं। एक है ब्रेन, ये क्या है? ऑर्गन है। ब्रेन क्या है? ऑर्गन। लंग्स, हार्ट, स्टमक, लिवर, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हम इसको अलग अलग कैटेगराइज करें तो क्या है? सबसे ऊपर आप ब्रेन देख रहे हैं। ब्रेन क्या करता है? एक पूरा सिस्टम बनाता है। उस सिस्टम को कहते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। दूसरा आ गया हार्ट। हार्ट किसके अंतर्गत आता है? इसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त को ये पूरे शरीर में घुमाता है। लंग्स की अगर बात करें, लंग्स क्या करता है? रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है? रेस्पिरेशन सिस्टम है। इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में? श्वसन तंत्र। लिवर और स्टमक जो हो गया वो डाइजेस्टिव सिस्टम में है, पाचन तंत्र। किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये तीनों चीजें हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में है या उत्सर्जन तंत्र में है। तो इतने सारे तंत्र इसमें देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है। उसका कारण अभी बताते हैं। ये आप इतने सारे सिस्टम देख रहे हैं जो अलग अलग ऑर्गन से बने हैं। ऑर्गन किससे बने थे? टिश्यूज से बने थे। टिश्यूज किससे बने थे? सेल्स से बने थे। इनके फंक्शन कॉमन होते हैं। ब्रेन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, हार्ट का एक अलग है, लंग्स का अलग है, लिवर, स्टमक, किडनी का अलग है। और जो नीचे का एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये है। रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है जिसे कहते हैं जनन तंत्र, वो अब यहाँ पे जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, मेल एंड फीमेल हो जाता है। फीमेल का होगा तो वहाँ ओवरी यूट्रस मिलेगा, अगर मेल का होगा तो वहाँ डिफरेंट ऑर्गन्स मिलेंगे। तो वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ लिखा हुआ है जो स्लाइड के पैरेलल, वो है एन ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स that work together to perform a certain function in a organism's body। शरीर के अंदर बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं, तो वो अलग अलग चीज़ों से हो रहे हैं। अब जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलना भी तो एक सिस्टम है पूरा। तो हमारा ईएनटी का एक पूरा होता है जिसे कहते हैं संवेदन तंत्र, संवेदना देता है जो, जिसमें आँख, नाक, कान, मुंह, गला, ये सब कुछ आता है। त्वचा आती है, त्वचा भी एक पूरा सिस्टम है। फिर मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट हैव अ ऑर्गन व्हिच आर सेल्फ कंटेन्ड ग्रुप ऑफ टिश्यूज such as the heart that work together to perform one function। एक पूरा सिस्टम जो होता है वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है। हार्ट का फंक्शन लंग्स नहीं करेगा, लंग्स का फंक्शन हार्ट नहीं करेगा। तो ये अपने अपने सिस्टम सारे के सारे अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिस्टम्स को क्लियर किया गया है। दो उदाहरण है। एक उदाहरण है रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आप देख रहे हैं हार्ट है और ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज आती हैं और वेन्स आती हैं जो खून का संचरण करती हैं। आप नीला नीला जो देख रहे हैं उसमें विदाउट ऑक्सीजन वाला खून है, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, CO2। और जो रेड कलर देख रहे हैं वो ऑक्सीजन मिश्रित है। वो यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं। और ये आप पूरा का पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देख रहे हैं। अगर यहाँ की बात करें रेस्पिरेटरी में, तो नेसल, फेसेस, नाक,
ट्रैकिया जो गला और लंग्स, ये सारी चीज़ें आती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ये आपका यहाँ पे ये लिखा गया है कि बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करते हैं अलग अलग चीज़ों। तो इस तरह से आपने सेल से, एनिमल सेल से कैसे पूरी बॉडी ऑर्गेनाइज होती है ये आपने देखा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है ब्लड। ब्लड भी एक पूरा टिश्यू सिस्टम है, ब्लड भी पूरा टिश्यू है। ब्लड में बहुत सारी सेल्स मिलकर के ब्लड को बनाती हैं, टिश्यू है ये। तो अब यहाँ डेफिनेशन इसकी है, ब्लड इज अ बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स दैट delivers necessary substances such as nutrients and oxygen to the cells and transport metabolic waste product away from those same cells. ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, वो ऑक्सीजन को लेकर के दौड़ता है। साथ में जो हम खाना खाते हैं, खाना जब हजम हो जाता है, उसकी जो एनर्जी होती है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, सर्कुलेट होती है पूरी बॉडी में। और वो हमारी दिन भर की जो दिनचर्या है, जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, उसमें हमें मदद करती है, उसमें हमें बहुत सारी मदद करती है। ब्लड तो बहुत नेसेसरी है। अब आप अगर इसकी पिक्चर को देखें तो इसमें क्या क्या होता है ब्लड में? प्लाज्मा होता है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इस्नोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स ब्लड वेसल के अंदर से निकलते हैं। तो जो ब्लड होता है बेसिकली हम लोग उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है जो ये प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स WBC RBC। अब यहाँ आप देख रहे हैं ब्लड के तीन मुख्य इसमें आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। एक होता है ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं और दूसरी पाई जाती है प्लेटलेट्स और तीसरी वाइट ब्लड सेल्स। तीन तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं जिन्हें इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं, ये हमें क्या मदद करती हैं? हेल्प इन O2 and CO2 एक्सचेंज। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थानांतरण होता है, चेंज होता है, जैसे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये सांस सांस लेने में ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और CO2 एक्सेल करते हैं। तो ये ब्लड का प्यूरिफाई करता है ये। फिर अगर हम वाइट सेल्स की बात करें तो वाइट सेल्स जो होती हैं वो कई तरीके की होती हैं। वाइट सेल को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूको का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, उनका कलर नहीं होता कोई विशेष, इसलिए उन्हें कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। वो देखिए कई तरीके की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। इतनी तरह की होती हैं। इनका काम क्या है? फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। WBC क्या है? बॉडी के सैनिक हैं, बॉडी की इम्यूनिटी है। बॉडी में अगर कोई फॉरेन इन्फेक्शन आता है, कोई डिजीज आती है, तो ये सबकी सब मिल करके उनसे लड़ाई करते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं ब्लड की क्लॉटिंग में और इसमें विटामिन के पाया जाता है। विटामिन के मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग में। जिस समय किसी का एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है, उस समय खून लगातार बहता चला जाए अगर उसमें प्लेटलेट्स कम हो, तो ये प्लेटलेट्स जो होती हैं ये खून की क्लॉटिंग में मदद करती है। साथ में ये इन्फेक्शन को भी बचाती है। मेन फंक्शन इनका क्लॉटिंग का है, पर ये इन्फेक्शन में भी मदद करती है। प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है, रेजिस्टेंस को भी बढ़ाती है। फिर आप इधर कुछ देख रहे हैं, देखिए ब्लड हैज थ्री मेन फंक्शंस। ट्रांसपोर्ट करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है? इन्फेक्शन से, और रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इधर की तरफ। अब अगर ब्लड का एनालिसिस करें, पैथोलॉजिकल क्लिनिकल एनालिसिस करें, तो ब्लड में हमें 55% प्लाज्मा मिलेगा, वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, और 45% रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे, RBC।
रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे। तो प्लाज्मा में आप देख रहे हैं 55% है और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो 45%। तो 55 प्लस 45 इज इक्वल टू 100% हो गया। तो वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स कितनी बची? लेस देन 1%। कितनी कम होती है। पर वही हमारी बॉडी को वाइट ब्लड सेल्स WBC एंड प्लेटलेट्स की होती हैं, वो हमें क्या देती है? इम्यूनिटी देती है, प्रतिरोधक क्षमता हमें प्रदान करती है। तो लेस देन 1% होने के बाद भी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आप देखें। इधर आप देख रहे हैं ब्लड जो बनता है कहाँ बनता है? बोन मैरो। ब्लड सेल्स जो हैं ये बनती हैं बोन मैरो में। बोन मैरो, बोन मैरो कहाँ होता है? दैट इज अ स्पॉन्जी टिश्यू लोकेटेड इनसाइड सम बोन्स। इट कंटेन यंग पेरेंट सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। बोन मैरो बेसिकली हड्डियों में पाया जाता है और कहीं भी, बेसिकली तो ये स्पाइनल की जो हड्डी होती है इसमें पाया जाता है। इसमें कुछ टिश्यूज होते हैं जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं बोन मैरो से ब्लड को। तो ब्लड सेल्स में आपको मालूम है 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया है, आप देख रहे हैं इनका परसेंटेज। अब प्लेटलेट्स क्या हैं? प्लेटलेट्स क्या होते हैं? इनको थ्रोम्बोप्रोटीन्स भी कहते हैं और ये किडनी और लिवर में होते हैं। प्लेटलेट्स also called thrombocytes are a component of blood whose function along with the coagulation factors is a react to bleeding from blood vessels injury by clumping, thereby initiating a blood clot. अब आप यहाँ फंक्शनिंग देख रहे हैं। एक सेल देखिए थ्रोम्बोप्रोटीन है, वो मेगा कैरियोब्लास्ट बनता है, फिर मेगा कैरियोसाइट्स बनाते हैं। ये माइलॉइड स्टेम सेल है। जो स्टेम सेल कहाँ से आया? बोन मैरो से आया। बोन मैरो से ये सेल आई तो इसने क्या बनाया? मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा कैरियो का अगर आप इसको संधि विच्छेद करें, इसको तोड़े, मेगा प्लस कैरियो प्लस ब्लास्ट। मेगा मीन्स होता है बड़ा, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, ब्लास्ट मीन्स होता है सेल। तो मेगा कैरियोब्लास्ट कितना बड़ा सा न्यूक्लियस है ये बनता है। इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें बाहर की जो लेयर है उसमें फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, टूट रहा है, वो उन्हें कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। और वही बाद में क्या है? प्लेटलेट प्रिकर्सर एक्सटेंशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं टूट टूट के अलग हो रहे हैं और यहाँ प्लेटलेट्स इकट्ठी हो रहे हैं। तो इस तरह से प्लेटलेट्स बनती हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चंस में पूछा गया था। अब ब्लड की बात कर रहे हैं तो ब्लड के बारे में ये भी जानना ज़रूरी है कि ब्लड के ग्रुप्स कितने हैं। बेसिकली आप हम सब जानते हैं 4 तरीके के ब्लड होते हैं, हालांकि अभी तो और भी कई तरीके के इन्वेंट कर लिए गए हैं पर वो ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, अभी इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं है। तो 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, AB+, यहाँ पे देखिए कुछ प्लस है कुछ माइनस है, AB, फिर A, फिर B, फिर O। इस तरह से आप देख रहे हैं 4 तरह के। कुछ नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव हैं। जहां पे इसमें भी देखिए 3 चीजें मुख्य हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी और RH फैक्टर। जहां पे RH फैक्टर एब्सेंट है उन्हें नेगेटिव कहते हैं, जहां पे RH फैक्टर प्रेजेंट है उन्हें पॉजिटिव कहते हैं। यहाँ पे आप डायग्रामेटिक देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन। येलो कलर से एंटीजन ए बनाया है, बी, और जो बी एंटीजन है वो ब्लू कलर का है, RH फैक्टर रेड का है। तो जो ए वाला है उसमें खाली ए वाले एंटीजन है, बी में बी वाले एंटीजन है, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है, खाली RH फैक्टर है, और ए बी में सारी चीजें हैं, ए बी है, बी बी है और RH फैक्टर भी है। बस नीचे वाले में क्या प्रॉब्लम है? नीचे में RH फैक्टर एब्सेंट है। अब आप इधर देखेंगे तो अ ब्लड टाइप इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन अ presence and absence of antibodies and inherited antigenic substances on the surface of the red blood cells। ये जो ब्लड हमने डिवाइड किया है ये भी खाली रेड ब्लड सेल्स के आधार पे विभाजित किया है।
रेड ब्लड सेल्स की आउटर कवरिंग में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनके आधार पे हमने इसको क्लासिफाई किया है। अब आगे देखिए, द एंटीजेंस में बी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स डिपेंडिंग ऑन द ब्लड ग्रुप सिस्टम। जो ये एंटीजन आपने ए और बी लिखा है, ये क्या है? आइदर प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। प्रोटीन आप जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन अगर कह रहे हैं तो यहाँ पे फ्यूजन है। किसका फ्यूजन है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज प्लस प्रोटीन का। और ग्लाइकोलिपिड्स कह रहे हैं तो यहाँ पे ग्लूकोज प्लस लिपिड्स का फ्यूजन है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन है। आप अगर होल ब्लड की पिक्चर देखें, कंप्लीट कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड देखें, तो आप देख रहे हैं इसमें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्लाज्मा और फॉर एलिमेंट्स। तो फॉर एलिमेंट में इरेथ्रोसाइट्स हैं, आरबीसी, प्लेटलेट्स हैं, आपको इससे पहले बताई, ल्यूकोसाइट्स हैं जो डब्ल्यूबीसी होती है। ल्यूकोसाइट में आप देख रहे हैं इधर न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये जो सारी की सारी ल्यूकोसाइट्स हैं, ये क्या करती हैं? रेजिस्टेंस देती हैं बॉडी को, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्लाज्मा 55% होता है। 55% प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया, अमोनिया वगैरह होती है। फिर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह होता है। गैसेस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भी जो ब्लड में पाई जाती है वो तीन तरीके की होती है, एल्बुमिन्स, ग्लोबिन्स एंड फाइब्रिनोजिन। इसमें से एल्बुमिन एनिमल्स में पाई जाती है, ग्लोबिन्स जो ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, एल्बुमिन भी पाई जाती है, और फाइब्रिनोजिन जो है ये ज़्यादातर इंसेक्ट्स में पाया जाता है, या जिनमें सीलिया होते हैं, जिनके टेंटिकल्स होते हैं, उसमें ज़्यादा पाया जाता है। अब आगे आप इसमें देख रहे हैं ब्लड कॉम्पोजिशन में वही चीज़ें जो आपको पहले बताई थी, उसी को दोबारा से आप देख रहे हैं। तो ये आप अगर देखेंगे स्लाइड तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने आज एनिमल सेल्स के बारे में जाना, टिश्यूज़ के बारे में जाना, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी के बारे में जाना। इसमें यूकैरियोटिक सेल्स क्या हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हैं, इनके बारे में हल्का सा आपको रेफरेंस दिया गया है। फिर ब्लड के बारे में बताया है। ये सब बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो आपका है वो हेल्थ एंड डिजीज़ पे है। हेल्थ एंड डिजीज़ की बात करेंगे तो हमें ब्लड के बारे में जानना ज़रूरी है, और डिजीज़ की बात करेंगे तो हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको जब बीमारियां पढ़ाएंगे तो खास बीमारियां जो होती हैं वो बैक्टीरिया और वायरस से होती हैं ह्यूमंस में, और बैक्टीरिया वायरस जो है वो यूनिसेलुलर है, इसीलिए आपको सेल का ज्ञान भी होना ज़रूरी था। इन्फेक्शन कहाँ होता है? ब्लड में होता है सबसे पहले। तो ब्लड में जो इन्फेक्शन होता है उनमें ब्लड का पार्टिसिपेशन क्या होता है, ब्लड में कैसे इम्यूनिटी डेवलप होती है, और किस तरह से हम अपने आप को बचाते हैं उस बीमारी से, ये सारी चीज़ें आपने